नमस्कार, डीबीएनटीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे कैसे अंतरिक्ष में और चौकन्ना रहेगा भारत। बात करेंगे 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के इंतजामों की। जानेंगे बॉर्डर पर भारत ने बिछाया कौन सा जाल। देखेंगे कहर बरपा रहे मॉनसून की भारी तबाही को। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी भाषा विवाद पर बैकफुट पर आई फडणवीस सरकार की। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल प्लांट के रिएक्टर में विस्फोट, 8 मजदूरों की मौत, कई घायल। झुग्गीवालों के समर्थन में उतरी आप को कांग्रेस ने घेरा, कहा घड़ियाली आंसू बहा रहे केजरीवाल। मुंबई में लाउडस्पीकर बैन के बाद आया अजान ऐप, रजिस्टर की जा रही मस्जिदें। 1 जुलाई से यूपी के सभी जिलों में शुरू होने जा रहे 3 नए अभियान, सीएम योगी खुद करेंगे मॉनिटरिंग। लुधियाना में तेज रफ्तार ऑडी ने एक्टिवा सवार और रेहड़ी वालों को रौंदा, एक की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुष्कर्म पर भारी बवाल, बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस। शिमला में 5 मंजिला इमारत हुई जमींदोज, प्रशासन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। ओमान की खाड़ी में जहाज में लगी भीषण आग, भारतीय नौसेना ने शुरू किया बचाव अभियान। एक दिन ब्रेक के बाद केदारनाथ यात्रा फिर हुई शुरू, सोनप्रयाग से 5000 से ज्यादा श्रद्धालु रवाना। राष्ट्रपति मुर्मू 1 जुलाई को एमजीयू में शैक्षणिक भवन, ऑडिटोरियम और पंचकर्म केंद्र का करेंगी लोकार्पण। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दर्दनाक हादसा, परिवार के 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत। वहीं ये तो थी हेडलाइंस, अब चलिए बात करते हैं बड़ी खबरों की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल जैमिंग और रडार टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका थी, ये पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने 22 मिनट तक पाकिस्तान के रक्षा प्रतिष्ठानों का पूरा सिग्नल जाम कर दिया था और इसी 22 मिनट में भारत की वायु सेना ने पाकिस्तान पर कहर बरपाया था। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ये लड़ाई अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे भारत के सैन्य उपग्रहों की वजह से संभव हुई। ये सैटेलाइट्स ही पाकिस्तान और पीओके में स्थित जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों की सटीक स्थिति का पता बता रहे थे। इसी इंटेलिजेंस इनपुट की मदद से भारत पाकिस्तान और पीओके स्थित बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली और सियालकोट जैसे आतंकी शिविरों पर सटीक हमला कर पाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत प्रतिकूल क्षेत्रों की निरंतर निगरानी बढ़ाने के लिए 52 निगरानी उपग्रहों की लॉन्चिंग में तेजी लाने जा रहा है। इससे भारत को दक्षिण एशिया समेत पूरी दुनिया की सैटेलाइट तस्वीरें मिल सकेंगी। जरूरत पड़ने पर भारत इनका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए कर सकेगा। भारत ने अंतरिक्ष आधारित निगरानी बढ़ाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में 26,968 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पास किया। इन सैटेलाइट नेटवर्कों की तैनाती इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत इसमें 21 उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा, जबकि 3 निजी कंपनियां शेष 31 उपग्रहों का निर्माण करेंगी और इसकी लॉन्चिंग भी करेंगी। इसकी लॉन्चिंग के लिए टाइमलाइन को और भी टाइट कर दिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहला उपग्रह अप्रैल 2026 तक प्रक्षेपित किया जाएगा और पूरा नेटवर्क 2029 के अंत से पहले कक्षा में स्थापित हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एकीकृत रक्षा स्टाफ इस परियोजना की मॉनिटरिंग कर रहा है। इंटीग्रेटेड डिफेंस विषम परिस्थितियों में भारत की रणनीति बढ़त बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इस उपग्रह प्रक्षेपण का उद्देश्य चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर क्षेत्र में कवरेज में सुधार करना है। साथ ही निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए 7 तस्वीरें प्राप्त करना है। ये उपग्रह दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने की उन्नत क्षमता प्रदान करके थल सेना, नौसेना और वायु सेना की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले उधमपुर में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा बलों और पुलिस के साथ मिलकर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग पर तीर्थ यात्रियों के जत्थे का ट्रायल रन आयोजित किया। अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षित बनाने के लिए सीआरपीएफ ने सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, जो हजारों श्रद्धालुओं के आवागमन का मुख्य मार्ग है, इस पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे उधमपुर सेक्टर पर सुरक्षा बढ़ाते हुए हाईवे पर पेट्रोलिंग को मजबूत किया गया है। इसके अलावा 9 यूनिट्स को भी निगरानी में लगाया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के पहले जत्थे को 2 जुलाई 2025 को जम्मू स्थित आधार शिविर से रवाना किया जाएगा। ये अमरनाथ यात्रा आधिकारिक रूप से 3 जुलाई से शुरू होगी, जिसमें श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम इन दोनों मार्गों से गुफा की ओर रवाना करेंगे। अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले सीआरपीएफ ने हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कड़ी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। आपको बता दें कि डीएसपी प्रहलाद कुमार ने जानकारी दी है कि आज आयोजित मॉक ड्रिल का उद्देश्य सुरक्षा बलों के बीच समन्वय की प्रभावशीलता की जांच करना और उनकी प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना था। यह अभ्यास पूरी तरह सफल रहा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वैश्य ने जानकारी दी है कि अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से आज सरस्वती धाम में टोकन का बांटना शुरू किया जा रहा है। हम श्रद्धालुओं से आग्रह करते हैं कि वो भारी संख्या में आए। प्रशासन उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध कराएगा। यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से करारा सबक सिखाने वाला भारत चीन की चालबाजियों से भी बखूबी वाकिफ है। भारत चीन से लगती सीमा पर लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इसी मुहिम में वो बॉर्डर एरिया में आपात हवाई पट्टियां तैयार कर रहा है, जो दुश्मन के सीने पर सांप लौटने जैसा है। ऐसे में इमरजेंसी के वक्त भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान तेजी से हवाई मार्ग के जरिए सीमावर्ती इलाकों तक रसद और हथियारों की आपूर्ति कर पाएंगे। इंडियन एयरफोर्स की पूर्वी कमान इस हवाई पट्टी जल्द ही अपने फाइटर जेट की उड़ानें शुरू कर दमखम दिखाएगी। असम के डिब्रूगढ़ जिले में ये हवाई पट्टी तैयार की गई है, जो पूर्वोत्तर की पहली नेशनल हाईवे आधारित इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है, जो 3 महीनों में काम करने लगेगी। जानकारी के अनुसार वायुसेना ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर 4.50 किलोमीटर लंबी आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई है। अरुणाचल समेत पूरे पूर्वोत्तर में गलत निगाह रखने वाले चीन के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि इससे एयरफोर्स की सैन्य ताकत बढ़ने वाली है। असम में डेमो और मोरन के बीच नेशनल हाईवे 27 पर लड़ाकू और परिवहन विमानों की आपातकालीन लैंडिंग हो सकेगी। 4500 मीटर लंबी ये हवाई पट्टी पर राफेल, सुखोई MKI-30, मिराज जगुआर और C-130 जैसे परिवहन विमान उतारे जा सकेंगे। सुखोई राफेल जैसे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए ये तैयार है। निचले असम के बोरोमा, तिहु और नौगांव और लुमडिंग के बीच शंकरदेव नगर में ऐसी ही एयर स्ट्रिप तैयार की जा रही है। पिछले कुछ सालों में भारत ऐसे इमरजेंसी हवाई पट्टी तैयार कर रहा है ताकि एयरपोर्ट पर बोझ कम किया जा सके और दुश्मन को चकमा देते हुए किसी इलाके में तेजी से सैन्य तैनाती को बढ़ाया जा सके। दुश्मन के लिए ऐसी हवाई पट्टियों की लोकेशन पता करना मुश्किल होता है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। कुल्लू और कांगड़ा में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने घर, सड़कें और पुलों को बहा दिया। अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 20 लोग लापता हैं। मंडी और सिरमौर जैसे जिलों में सड़कें मलबे से बंद हो गई हैं और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं। शिमला मौसम केंद्र ने 5 जुलाई तक बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, कुल्लू और चंबा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुल्लू की सैंज घाटी में बादल फटने से ब्यास नदी उफान पर है। अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर लोग भाग रहे हैं। कांगड़ा में एक जल विद्युत परियोजना स्थल पर 5 शव बरामद हुए, जबकि 3 अन्य की तलाश जारी है।
रुद्रप्रयाग में भारी बारिश ने सड़कों को मलबे में बदल दिया है। चारधाम यात्रा पर आए तीर्थयात्री फंस गए हैं। बद्रीनाथ ऋषिकेश राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। उत्तराखंड में जून में बारिश से संबंधित घटनाओं में 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में दोगुनी है। ये तस्वीर उस त्रासदी को बयान करती हैं जो पहाड़ों पर बरस रही है। राजौरी में बादल फटने से गांव जलमग्न हो गए हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं, लेकिन कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। ये तस्वीर उस भयावहता को दर्शाती है जहां पानी ने सब कुछ निगल लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 5 जुलाई तक उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहेगी। हिमाचल में बिलासपुर, हमीरपुर और शिमला में रेड अलर्ट है। उत्तराखंड के देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल में 2 से 3 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी है। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई तक भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। झारखंड, ओडिशा और बिहार में 1 जुलाई तक अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है। केरल और तटीय कर्नाटक में भी 4 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है। लोगों से नदियों और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। लोगों को बारिश में जान बचाने के लिए लगातार अपील की जा रही है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर फडणवीस सरकार बैकफुट पर आ गई है। हिंदी की अनिवार्यता के फैसले को राज्य सरकार ने रद्द करते हुए इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये घोषणा की है कि एक समिति बनाई गई है और इसी समिति की रिपोर्ट आने के बाद अगला कदम तय किया जाएगा। उसके बाद त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाएगा। दरअसल जैसे ही महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी अनिवार्य की बात सामने आई तो इसके खिलाफ विपक्षी शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस एक हो गए। दोनों दलों ने 5 जुलाई को महामोर्चा निकालने का ऐलान कर दिया। जिस तरह से मामले ने तूल पकड़ लिया था, उससे इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि ये आगे जाकर बड़ा मुद्दा बन सकता है। सरकार द्वारा फैसला वापस लिए जाने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को मराठी मानुष की एकजुटता के सामने झुकना ही पड़ा, जिसके चलते कक्षा 1 से 5 तक हिंदी भाषा को लागू करने संबंधी 2 सरकारी आदेश सरकार को वापस लेने पड़े। ठाकरे ने कहा कि सरकार ने हिंदी थोपने के फैसले के खिलाफ मराठी लोगों की एकता को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मराठी समाज हिंदी भाषा का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि उसकी जबरन थोपने की मानसिकता का विरोध कर रहा है। ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस सरकार का इरादा मराठी मानुष की एकता को तोड़ने, मराठी और गैर मराठी लोगों को विभाजित करने और गैर मराठी वोट हासिल करने की छिपी मंशा थी। उन्होंने कहा कि सरकार मराठी मानुष की ताकत से हार गई। उसे नहीं पता था कि मराठी मानुष इस तरह एकजुट होगा। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान मराठी मानुष की ऐसी ही ताकत की याद दिलाई। जैसे ही सरकार का त्रिभाषा फॉर्मूले का आदेश सामने आया तो इसे लेकर शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे ने तीखा विरोध करना शुरू कर दिया। दोनों दलों ने इसे मराठी अस्मिता से जोड़ते हुए मराठी भाषा पर हमला करना बताया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकल ने इसे जबरन मराठी लोगों पर थोपने वाला आदेश बताते हुए धोखा करार दिया। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DVN TV न्यूज़ के साथ।